बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रहील साहब और योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी अपना लेक्चर थर्ड, जो कि यूनिट सेकंड के ऊपर है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी न्यूक्लिक एसिड और साथ एंजाइम। फिर आपका ये जो है यूनिट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए जी स्टार्ट करते हैं विद न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो था वो फर्स्ट टाइम एफ माइस्टर ने डिस्कवर किया था 1869 में। डेट को याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम ये जो है वो याद रखना बहुत जरूरी है। और फर्स्ट टाइम कहाँ डिस्कवर हुआ था जी, न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट सेल से डिस्कवर हुआ था, क्योंकि न्यूक्लियस में से डिस्कवर हुआ था, इसलिए आप इसे क्या बोलते हो, न्यूक्लिक बोलते हो। और एसिडिक बाय नेचर होता है, इसलिए आप इसे क्या बोलते हो, न्यूक्लिक एसिड बोलते हो। अगर आप न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स में आए तो दो तरह के होते हैं। एक होता है जी डीएनए, स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक होता है जी आरएनए, स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर आप आरएनए को देखें तो वो आपका जो है वो साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स के अंदर, या एमआरएनए की फॉर्म में या टीआरएनए की फॉर्म में पाया जाता है साइटोसोल के अंदर। लेकिन अगर आप डीएनए की बात करें तो वो या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, या क्लोरोप्लास्ट में होगा, या वो कहाँ होता है जी, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट का सब यूनिट था, प्रोटीन का सब यूनिट था, लिपिड का सब यूनिट था, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लिक एसिड के भी क्या होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड आपके पास क्या है, सब यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब चूंकि न्यूक्लिक एसिड दो तरह का है, डीएनए और आरएनए, तो इस तरह आपके पास जो है न्यूक्लियोटाइड ये भी दो तरह का होगा, डीएनए वाला और आरएनए वाला। जो डीएनए वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जो आरएनए वाला है उसे आप क्या बोलोगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलोगे। अब आपके पास अगर कॉम्पोजिशन में आए न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन, तो न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन में एक चीज होती है जी पेंटोज शुगर, ये आपको नजर आ रही है। 5 कार्बन शुगर होती है जी ये, और ये मोनोसेकेराइड से बिलोंग करती है। जो दूसरा पार्ट होता है उसे आप क्या बोलते हो, नाइट्रोजनस बेस, जो कि कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है पेंटा शुगर की। थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड, जो कि कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होती है न्यूक्लियोटाइड के। अब ये देखिए जी, अब पहली बात करते हैं हम पेंटोज शुगर की। 3 चीजें थी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो आइए जी बारी बारी इनको देखते हैं। ये आपके पास पेंटोज शुगर है। अगर तो मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए में ये होगी राइबोज शुगर की फॉर्म में, C5H10O की फॉर्म में। और अगर ये डीएनए में होती होगी डीऑक्सीराइबोज की फॉर्म में, जो कि है C5H10 और O4। अगर ये नीचे आप डायग्राम देखें तो आपको जो पहले वाला नजर आ रहा है ये डीऑक्सीराइबो है। कार्बोहाइड्रेट में भी आपको गाइड किया था कि कार्बन नंबर 2 की OH की जगह H लगा दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डीऑक्सी। और अगर वहां OH होगा तो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीराइबोज, यानी C5H10O5। तो इस तरह ये पेंटोज शुगर में डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो वो दो तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज पायरामिडीन। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड हो, जैसे ये नीचे आपको नजर आ रहा है, साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया और थाइमिन हो गया, ये सारे सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। अब सिंगल जो है वो रिंग, स्ट्रैंडेड नहीं, सिंगल रिंग। अब सिंगल रिंग क्या है, यानी कि अगर आप ये देख लीजिए, क्लोज रिंग आपको नजर आ रहा है 6 कॉर्नर वाला तीनों के अंदर। तो अगर तो आपके पास वो सिंगल रिंग है तो इन्हें आप क्या बोलते हो, पायरामिडीन बोलते हो। जैसे कि साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया, थाइमीन हो गया। और अगर ऐसा है डबल रिंग है, जैसे नीचे आपको नजर आ रहा है एडेनिन 2 रिंग है, एक आपको 6 कॉर्नर वाला और एक आपको 5 कॉर्नर वाला नजर आ रहा है, तो ये जो दो रिंग होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन। और प्यूरिन में हमारे पास कौन शामिल है, एक है जी एडेनिन और एक है जी गानिन। तो आपको याद रहना चाहिए सिंगल रिंग वालों को क्या बोलते हैं, डबल रिंग वालों को क्या बोलते हैं, सिंगल रिंग में कौन कौन सा आता है और डबल रिंग में क्या कौन कौन सा आता है। तो ये हो गए नाइट्रोजनस बेस। थर्ड और लास्ट पार्ट इसका था फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आपको नजर आ रहे हैं जी फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट होता है किस फॉर्म में, फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में, जो कि होता है H3PO4। ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो इसका नजर आ रहा है। आइए जी नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर स्टैंड्स फॉर असाइनिंग द साइंटिफिक नेम। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, नोमेनक्लेचर किस तरह, यानी नेम्स किस तरह रखे जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का नेम हमेशा रखा जाता है ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, क्योंकि अभी आपने पढ़ा एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजन बेस होती है और एक फास्फेट होती है। जो वाली नाइट्रोजन बेस अटैच होगी वो वाला उस न्यूक्लियोटाइड का क्या रख दिया जाता है, नेम रख दिया जाता है। सो नेम डिपेंड्स अपॉन नाइट्रोजन बेसिस।
5 टाइप की आपके पास नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो 5 टाइप के आपके पास क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड होंगे, और जो नाइट्रोजन बेस है हमेशा अटैच होगी कार्बन नंबर 1 के ऊपर, और जो फॉस्फेट है वो अटैच होगा कार्बन नंबर 5 के ऊपर। ये डायग्राम देख लीजिए, आपको अटैच होती हुई नजर आ रही हैं। 5 आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो अटैच हैं कार्बन नंबर 1 के ऊपर, और जब ये 5 अटैच है तो इनमें से कोई एक अटैच होगी, उस बेस पे क्या रखा जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का नेम रखा जाएगा। अब ये देखिए जी, यहाँ पे आपको 2 वर्ड नजर आ रहे हैं, एक है न्यूक्लियोसाइड और एक है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो आपके पास क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और अगर इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट भी ऐड कर दी जाए, जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये आपके पास बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो 2 का कॉम्बिनेशन यानी नाइट्रोजनस बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड होता है, और जब आप उसमें फॉस्फेट डाल देते हैं तब ये आपके पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो यहां तक जो था वो आपका न्यूक्लिक एसिड था। तो 2 कैटेगरीज थी, डीएनए और आरएनए। आइए जी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डीएनए के साथ। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल है, बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और 4 तरह के इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड है, कौन कौन से, नंबर 1 डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी, अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब मोनोफॉस्फेट से मुराद ये है कि एक फॉस्फेट अटैच होता है, तो क्या 2 भी हो सकते हैं, जी आगे जाके पढ़ेंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए के अंदर हमने पढ़ा ये 4 तरह के क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होते हैं और डीएनए का एक क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट तो आपने कहा 2 मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ते थे तो उनके दरमियान एक बॉन्ड था जिसे आपने कहा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपने कहा 2 अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा आपने कहा था जी वो पेप्टाइड बॉन्ड था। आपने कहा जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ते थे तो एस्टर लिंकेज थी। बिल्कुल इसी तरह जब यहाँ पे आपने डीएनए या आरएनए की चेन बनानी है तो डीएनए और आरएनए के अंदर जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे यानी सब यूनिट जुड़ेंगे तो वहां पे भी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। उस बॉन्डिंग का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज में क्या है, चेक कीजिए डायग्राम में आपको फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है, फर्स्ट कार्बन के साथ बेस अटैच है, 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है, प्लस का साइन, उसके बाद नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड है वो भी एग्जैक्ट वैसा ही है। तो स्टूडेंट ऊपर वाले कि न्यूक्लियोटाइड की OH जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है ये कार्बन नंबर 3 है, जबकि नीचे वाला जो है उसका फॉस्फेट आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, ये कार्बन नंबर 5 पे अटैच है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की 3rd कार्बन का OH और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड की 5th कार्बन का फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है, तो 3 to 5 लिंकेज चलती है। इस तरह जो आपके पास स्ट्रैंड बनता है वो बनता है 3 to 5। तो अक्सर आप कहते हो जी 3 to 5 चेन चल रही है, तो वो इसी बेस पे चल रही होती है। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और लिंकेज चलती है फ्रॉम 3 to 5। और अगर 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा, डाई, 3 जुड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, ट्राई। अब डीएनए हमारे पास क्या है, तो डीएनए आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि उसके अंदर कई न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या हो रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट अबंडेंट जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है वो NAD है, और आपने सुना होगा ये जो NAD न्यूक्लियोटाइड है ये बड़ी जगह पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है, खासकर सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान और फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब स्टूडेंट अगर 3 है तो ट्राई, और डीएनए आपके पास क्या है, वो आपके पास है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो डबल हीलिक्स, तो डेफिनेटली डीएनए हमारे पास क्या होता है, डबल हीलिक्स। आइए जी ये आपका जो है एक टेबल देखिए जी, इस टेबल में हम फॉर्म्स देख रहे हैं आरएनए की। तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की 3 फॉर्म दिखाई गई हैं। पहले में देखिए अगर सब में एक एक फॉस्फेट तो मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट होंगे तो डाइफॉस्फेट, 3 होंगे तो ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे थायमीन वाली लाइन खाली है क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं होता। अगर आप डीएनए में आइए तो यूरासिल वाली लाइन खाली है क्योंकि वहां पे यूरासिल नहीं होता। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म भी इसी तरह होगी 3, अगर 1 फॉस्फेट तो मोनो, 2 फॉस्फेट तो डाई, 3 फॉस्फेट तो ट्राई। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई फॉस्फेट भी हो सकते हैं। याद रखिएगा जब न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्टेट में पड़ा होता है, सिंगली फॉर्म में पड़ा होता
होता है तो सिंगल फॉर्म के अंदर वो मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, उस वक्त वो एनर्जी करेंसी यूनिट के तौर पे चल रहे होते हैं। लेकिन जब वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आ जाता है उस वक्त वो हमेशा क्या होता है, मोनोफॉस्फेट। मिसाल के तौर पे आरएनए का स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है, उस स्ट्रैंड्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड आपस में अरेंज है वो सारे के सारे मोनो होंगे, वो कभी भी डाई नहीं होंगे, वो कभी भी ट्राई नहीं होंगे। लेकिन जब ये सिंपल सिंगल फॉर्म में पड़े होंगे तो ये मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं और ट्राई भी हो सकते हैं। आइए जरा थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में चलते हैं कि डीएनए के ऊपर हिस्ट्री क्या कहती है। तो सबसे पहले एरवन चारगफ था, 1955 में इसने फर्स्ट टाइम जो नाइट्रोजन बेसिस थी उनकी रेशियो दी। इसके मुताबिक जितना सेल के अंदर एडेनिन होता है उतना थायमिन होता है, जितना गानिन होता है उतना साइटोसिन। तो ये इक्वल का साइन है, ये बॉन्डिंग को शो नहीं कर रहा मैं। तो जितना एडेनिन है उतना थायमिन है और जितना आपके पास गानिन है उतना क्या होता है, साइटोसिन होता है। फिर मॉरिस विल्किन ने और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक्स-रेज डायफ्रैक्शन टेक्निक यूज की ताकि क्या किया जाए, डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। उसी दौरान जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया जी, एक 3D मॉडल जो था वो डीएनए का बना के दिखा दिया और उसके कुछ पॉइंट्स भी दिए जिसे आप क्या बोलते हो, वाटसन क्रिक मॉडल। तो आइए जी वाटसन क्रिक मॉडल की तरफ चलते हैं। उसकी जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, नंबर 1, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए आपने पढ़ा होगा, डबल हेलिक्स से आपको नजर भी आ रहा है, 2 स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, एक है 5 to 3 और एक है 3 to 5। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है और दोनों हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या है जी, ट्विस्ट है, तो एंटी पैरेलल है। नेक्स्ट, द बैकबोन ऑफ द डीएनए चेन इज बिल्ट अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट। तो ये स्ट्रैंड चल रहा है, ये स्ट्रैंड चल रहा है, तो ये जो बन रही है इनके दरमियान बेस, उसमें इन्वॉल्व है कौन, राइबोस शुगर इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व है जी, फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है। अब स्टूडेंट जब 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़ रहे हैं तब इन्वॉल्व होती है कौन, नाइट्रोजनस बेसिस। तो याद रखिएगा दोनों चेन जब आपस में जुड़ेंगी डीएनए की तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड बनते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा बनेगा ए का टी के साथ और वो होगा हमेशा डबल, और जी का सी के साथ और वो होगा हमेशा ट्रिपल। और दोनों तरफ जो बॉन्ड बन रहे हैं वो हमेशा कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इट मीन दैट ये जो न्यूक्लियोटाइड आपके पास अरेंज होंगे वो तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, लेकिन जब 2 चेन्स आपस में अटैच होंगी ताकि डबल हेलिक्स डीएनए का बनाया जाए तब कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही होती है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जीसी में ये ट्रिपल बॉन्ड होगा और एटी में ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। याद रखिएगा हर टर्न के अंदर ये जो आपको डीएनए नजर आ रहा है इसमें आपको कई टर्न्स नजर आ रही हैं। हर टर्न के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, यानी 20 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और याद रखिएगा हर एक टर्न का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 नैनोमीटर होता है और एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो डिस्टेंस होता है इसको 10 पे तकसीम कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 0.34 क्या होता है जी, एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और जो डीएनए का डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो क्या बनाया जा सकता है, एमसीक्यू बनाया जा सकता है। आइए जी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो है हमारे पास आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए आपके पास क्या है जी, ये भी पॉलीमर है, तो इसके अंदर जो होंगे वो भी न्यूक्लियोटाइड होंगे। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को आपने क्या कहा था, वो आपने कहा था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ जो होंगे वो कौन से होंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए डबल हेलिक्स था तो ये आपके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन अगर कहीं पे आपको ये क्वाइड फॉर्म में नजर आ जाए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में नजर आ जाए, तो याद रखिएगा कभी भी वो डबल नहीं होगा बल्कि वो एक ही स्ट्रैंड होगा जो अपने ऊपर ही क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। जब वो अपने ऊपर ही फोल्ड हो रहा होगा तो उस वक्त बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी जिनमें जो है वो बॉन्डिंग होगी ए की, अब टी तो इसमें होता नहीं तो यू के साथ, और जी की बॉन्डिंग हो जाएगी किसके साथ, सी के साथ। इस तरह वो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना देगा। स्टूडेंट याद रखिएगा आरएनए जो होता है वो बनाया जाता है फ्रॉम डीएनए, दैट प्रोसेस नाउन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस जो है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो आरएनए बनना है। अब आरएनए एमआरएनए भी बन सकता है, टीआरएनए भी बन सकता है, राइबोसोमल आरएनए भी बन सकता है। तीनों टाइप के जो आरएनए है वो बनते हैं डीएनए से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। और ये कहाँ होगी? डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर डीएनए इज प्रेजेंट। अब जी जरा टाइप्स ऑफ आरएनए की तरफ चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ आरएनए में द फर्स्ट वन इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये जेनेटिक मटेरियल से, डीएनए से, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन और उसे मूव करवाएगा टुवर्ड्स राइबोसोम ताकि उस प्रोटीन की क्या करवाई जा सके? फॉर्मेशन करवाई जा सके। और mRNA कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड विद वेरिएबल लेंथ। तो इसकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट क्यों होती है? याद रखिएगा, हर प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या है? डिफरेंट है। हर प्रोटीन का साइज क्या है? डिफरेंट है। तो मैसेंजर आरएनए में प्रोटीन बनाने की क्या है? इंफॉर्मेशन। तो जितनी बड़ी प्रोटीन होगी उतना बड़ा जो है वो क्या होगा? mRNA होगा। जितनी छोटी प्रोटीन होगी उतना छोटा क्या होगा? mRNA होगा। सो प्रोटीन के साइज के मुताबिक आरएनए का साइज क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। तो एक एग्जांपल उन्होंने दी है, फर्ज कीजिए आपके पास 1000 अमीनो एसिड वाली प्रोटीन है, तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होगा mRNA का वो 3000 होगा। तो ये एक फर्जी बात नहीं है, ये फैक्ट बात है। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपकी बॉडी में 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है mRNA का, वो क्या करता है? एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो डीएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जेनेटिक कोड कहलाता है। वो एक क्या करेगा? अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन देगा। फिर उसको ट्रांसक्रिप्शन में लेके जाते हैं तो mRNA बनता है। तो mRNA में वही 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो जेनेटिक कोड था उसे आप क्या बोलते थे? कोडॉन बोलते थे। और जब ट्रांसलेशन होती है तो उस कोडॉन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड 3 का सीक्वेंस जेनेटिक कोड जो एक अमीनो एसिड की क्या करता है? कोडिंग करता है। और उससे जब ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो mRNA बनता है। तो उन्हीं जो जेनेटिक कोड्स हैं उनके जो 3 mRNA के कोड्स होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोडॉन बोलते हैं। तो जब ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनती है, तो ट्रांसफर आरएनए के जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं mRNA के कोडॉन के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एंटीकोडॉन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आपकी बॉडी में इसकी रेशो कितनी होती है? mRNA जो है वो 3 to 4% होता है टोटल आरएनए का। ये जरा डायग्राम देखिएगा, डीएनए आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले इस डीएनए से क्या बनाया जाता है? आरएनए। अगर हम प्रोटीन की सेंसिस की बात कर रहे हैं तो mRNA है। अब mRNA में देख लीजिए GUA, ये आपके सामने न्यूक्लियोटाइड है। हर 3 न्यूक्लियोटाइड के नीचे एक नाम लिखा हुआ है, वो एक अमीनो एसिड को क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसीलिए पीछे बताया था 3000 अगर आपके पास क्या होंगी? अमीनो एसिड होंगी, तो आपके पास वो 3 जो है वो 1000 आपके पास क्या होंगी? अगर वो न्यूक्लियोटाइड होंगी तो उनसे क्या करेंगे? 1000 अमीनो एसिड बनेंगे 3 के लिहाज से सीक्वेंस। इसी तरह अगर हम बात करें कि आपके पास 51 अमीनो एसिड थे इंसुलिन के अंदर, तो उसका mRNA क्या होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं कहता हूं जी 574 अमीनो एसिड है किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर, तो उसका mRNA क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह हम आसानी के साथ निकाल लेते हैं और आपको ये बात याद भी रहनी चाहिए ताकि MCQ में आए तो आपको पता हो। नेक्स्ट है जी ट्रांसफर आरएनए। तो ये होता है 10 to 20% और इसमें जो लेंथ होती है इसकी वो होती है 75 न्यूक्लियोटाइड से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड, यानी इसकी तो ऑलमोस्ट क्या है जी? फिक्स लेंथ है। और काम क्या होता है? mRNA का काम था मैसेज कन्वे करना जो प्रोटीन बनानी है, जबकि tRNA का काम क्या होता है? वो वाले अमीनो एसिड ट्रांसफर करना जो प्रोटीन बनाने में क्या होने हैं? इन्वॉल्व होने हैं। कहाँ इन्वॉल्व होने हैं? प्रोटीन बनाने में। जो जब इन्वॉल्व होने तो ये एग्जैक्ट राइबोसोम की लोकेशन पर जाकर क्या करके आता है? ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड ट्रांसफर करके आता है। तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। हर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक क्या होता है? टीआरएनए होता है। जब एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है हर अमीनो एसिड के लिए, तो फिर हमारी बॉडी में 20 टाइप्स के क्या होते हैं? टीआरएनए, और 20 टाइप्स के अमीनो एसिड के लिए वो क्या होते हैं? स्पेशलाइज होते हैं। ये जरा आप जरा शक्ल देखिएगा, ये टीआरएनए है और देख लीजिए ये अपने ऊपर ही क्या हुआ है? फोल्ड हुआ है। बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है। इसमें एक 5 प्राइम एंड है और एक 3 प्राइम
एंड है। तो 3 प्राइम एंड वो एंड होते हैं जहां अमीनो एसिड अटैच होता है। ये भी एमसीक्यू का पॉइंट है कि टीआरएनए के ऊपर कौन सी जगह पर अटैच होता है हमारा अमीनो एसिड। और बिल्कुल नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन स्टूडेंट वही वाले कोड्स होते हैं जो कि जाके बैठते हैं एमआरएनए के कोडॉन के ऊपर, ताकि क्या किया जाए, अटैचमेंट हो और न्यूक्लियोटाइड को अमीनो एसिड को क्या किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। अब इसकी शक्ल बिल्कुल रिजेंबल कर रही है किससे, क्लोवर लीफ से। तो ट्रांसफर आरएनए की इस शक्ल के मॉडल को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, क्योंकि लौंग के पत्ते जैसी इसकी क्या है जी, शक्ल है। नेक्स्ट आते हैं जी हम राइबोसोमल आरएनए में। तो राइबोसोमल आरएनए मेजर टाइप है और मेजर कितनी जी, 80% तक यही होता है। सो 10 से 20 टीआरएनए था, 3 to 4 आपके पास एमआरएनए था। ये 80% होता है और होता भी कहां पर है, ये राइबोसोम में होता है। और आपको याद होगा, आपने पढ़ा था राइबोसोम में 50% जो है वो प्रोटीन थी, तो 50% क्या होता है, 50% आरएनए होता है। तो वो कौन सा आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है। काम क्या करता है राइबोसोम का, काम क्या है, मशीनरी का, प्रोटीन की मशीनरी का। तो डेफिनेटली ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ये एमआरएनए के ऊपर अटैच होते हैं और एमआरएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करके अमीनो एसिड को अरेंज करके क्या करते रहते हैं, प्रोटीन बनाते रहते हैं। तो स्टूडेंट हुआ क्या, एमआरएनए ने इंफॉर्मेशन दी प्रोटीन बनाने की, और वो इंफॉर्मेशन आई कहां से थी, डीएनए से, यानी जीन से। टीआरएनए ने उसके लिए क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिए अमीनो एसिड। और जो था आरआरएनए वो राइबोसोम के अंदर है, उसने उसके मुताबिक क्या बनाना शुरू कर दी, प्रोटीन बनाना शुरू कर दी। आइए जरा हम कंपैरिजन करते हैं डीएनए और आरएनए का। तो डीएनए और आरएनए में डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, इसमें थायमीन होती है, क्रोमोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसकी कोई टाइप नहीं होती और हेरिडिटी मटेरियल है। अगर हम बात करें आरएनए की तो ये सिंगल होता है और इसमें राइबोज शुगर है C5H10O5 और इसमें यूरासिल होती है, प्रेजेंट इन साइटोसोल और राइबोसोम वगैरह में। और साइटोसोल में किस फॉर्म में, राइबोसोम की फॉर्म में तो है ही, साथ एमआरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है, टीआरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। इट हैज 3 टाइप्स, और वो कौन सी होती है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, अभी आप पढ़ के आए हैं। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो उसका काम जो है डीएनए का हेरिडिटी का है, और इसका काम तो जीन ने जब भी एक्सप्रेस होना होता है वो अपनी एक्सप्रेशन के लिए हमेशा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, जिसे आप ट्रांसलेशन कहते हो। तो ट्रांसलेशन जो है वो डन बाय राइबोसोम। तो राइबोसोम ट्रांसलेशन करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, जिसकी बिहाफ पे जीन का फंक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। आइए जी इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पढ़ते हैं। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ डीएनए, सल्फर, कॉपर, बोरॉन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन होती है जी, सल्फर, कॉपर और बोरॉन इनमें से कोई भी शामिल नहीं होता। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन प्रोटीन बनाना, तो एमआरएनए तो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन दे रहा है, टीआरएनए उसके लिए अमीनो एसिड ला रहा है, राइबोसोम इटसेल्फ इन्वॉल्व है प्रोटीन बनाने में, तो डीएनए इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट जी, वेयर ट्रांसलेशन अकर मीन प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगी, इन साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम कहां पड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म में, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगी, साइटोप्लाज्म में। तो कंफर्म बात है, सारे बच्चे क्या लगाएंगे, अल्फा। लेकिन गौर कीजिए बीटा, क्लोरोप्लास्ट, वहां पे भी तो राइबोसोम थे, तो वहां पे भी ट्रांसलेशन हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी थे तो वहां पे भी ट्रांसलेशन हो रही है। तो इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन बनती है, ऑल ऑफ दीज। तो गौर से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है जी आपके पास 4th वाला, द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए, जेनेटिक कोड है, नॉनसेंस कोडॉन है, एंटीकोडॉन है, नन ऑफ दीज। तो वो जेनेटिक कोड्स होते हैं जो कि कोड करके ला रहा होता है डीएनए से, जिन्हें आप क्या बोलते हो, कोडॉन बोलते हो। एंटीकोडॉन कौन से होते हैं, एंटीकोडॉन वो होते हैं जो टीआरएनए के जो है वो आते हैं एमआरएनए के ऊपर, जो कॉम्प्लीमेंट्री थे कोडॉन के। और नॉनसेंस कोडॉन वो कोडॉन होते हैं जो किसी किस्म की कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करते। 3 नंबर होते हैं इनके, इंशाल्लाह जब उसका लेक्चर आएगा तो वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। नन ऑफ अबव ये हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं जी 5th की तरफ, द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन। तो अब आरएनए कहां से बन के आता है, कहां स्टोर होता है, न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में, न्यूक्लियोलस से, साइटोप्लाज्म से। तो डेफिनेटली जी बीटा वाला है, न्यूक्लियोलस इसको बना के भेज रहा होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए,
प्रोडक्शन ऑफ DNA, प्रोडक्शन ऑफ cDNA, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो याद रखिएगा प्रोडक्शन ऑफ mRNA जो है वो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। हमेशा ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है, जब आपके पास क्या बनता है, RNA बनता है। लास्ट वन, स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA आर बाउंडेड बाय हेक्सोस शुगर हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ऑल ऑफ दीज। तो स्ट्रैंड्स के जुड़ने की बात हो रही है, न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही होती तो आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल देते। तो स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी एंजाइम्स। अब एंजाइम्स आपके पास क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में किसका काम करती है, कैटलिस्ट का। अब कैटलिस्ट स्टैंड्स फॉर जो आपकी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और कभी भी ये खुद इस्तेमाल नहीं होते। अब अगर इनकी इंपॉर्टेंस देखें तो इंपॉर्टेंस क्या है, एंजाइम्स अगर नहीं है तो प्रोसेस आपकी बॉडी में बड़े स्लोली प्रोसीड होंगे, इवन योर लाइफ विल बिकम इम्पॉसिबल। क्यों, देखिए स्टूडेंट, जितने भी रिएक्शन है आपकी बॉडी में कैटलाइज होते हैं बाय एंजाइम, उन रिएक्शंस की बिहाफ पे क्या पैदा हो रही है, एनर्जी पैदा हो रही है। बड़े आसान अल्फाज में रेस्पिरेशन की एग्जांपल ले लीजिए, आपकी बॉडी में फूड को ब्रेक किया जा रहा है ताकि एनर्जी पैदा हो। अब वो फूड की जो ब्रेकडाउन होनी है, डाइजेशन आपने सुनी थी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ईच स्टेप इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। अगर एंजाइम ना हो, फूड प्रॉपर ब्रेक नहीं होगी। जब प्रॉपर ब्रेक नहीं होगी तो डेफिनेटली कभी भी आप एनर्जी बना नहीं सकते। तो जब एनर्जी नहीं बना सकते तो लाइफ भी आपकी पॉसिबल नहीं रहेगी। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी जिंदगी रुक के रह जाएगी। एग्जाम्पल देखिए जी, मैं कहता हूँ ये प्रोटीन है आपकी बॉडी में, तो उसके लिए आपको प्रोटीएज एंजाइम चाहिए ताकि उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करे। अब स्टार्च जो है वो आपके पास क्या है जी, एक जो है वो सबस्ट्रेट है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, अमाइलेज चाहिए ताकि उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाए। फैट है आपके पास, आपको लाइपेज चाहिए ताकि उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाए। अगर ये एंजाइम ना हो तो कभी भी ये न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट ना हो, ये डाइजेस्ट ना हो तो कभी भी आपकी बॉडी में एनर्जी ना आ सके। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा क्या हुए, इंपॉर्टेंट हुए। नेक्स्ट है जी सबस्ट्रेट। याद रखिएगा रिएक्शन के अंदर जो भी चीज एंजाइम के साथ रिएक्ट करती है, यानी रिएक्टेंट जो होता है, उसे आप क्या बोलते हो, सबस्ट्रेट कहते हो। और ये हमेशा एंजाइमेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और एंजाइम से रिएक्ट करेगा। अगर पीछे वाली ही डायग्राम को देखा जाए तो एंजाइम जो था प्रोटीएज, उसका सबस्ट्रेट क्या था हमारे पास, प्रोटीन। जो आपने अमाइलेज एंजाइम पढ़ा था वो रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट, तो वो इसका क्या होगा, वो इसका होगा सबस्ट्रेट। अगर मैं बात करता हूँ एंजाइम लाइपेज, वो रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, लिपिड के साथ, तो लिपिड इसका क्या होगा, सबस्ट्रेट। तो हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक क्या है, सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम उसी से रिएक्ट करता है, किसी और से रिएक्ट नहीं करता। और प्रोडक्ट क्या होगी, जो इक्वेशन हमने देखी कि प्रोटीएजेस आया, अमीनो एसिड बना दिया प्रोटीन से, प्रोटीएज के बाद जो है वो अमाइलेज आया, उसने कार्बोहाइड्रेट को पकड़ा, ग्लूकोज बना दिया, और लाइपेज आया, उसने फैट को पकड़ा, फैटी एसिड बना दिया। तो ये जो फाइनली आपको रिसीव हो रहे हैं, ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्शन के एंड पे जो आपको रिसीव होगा वो प्रोडक्ट होगा। ये जो पहले डायग्राम थी, इनमें अमीनो एसिड आपके पास, ग्लिसरॉल आपके पास, फैटी एसिड, शुगर, ये सारे बाय नेचर क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। आते हैं जी एक्टिव साइड की तरफ। हमने कहा एंजाइम का काम है कैटालाइसिस करना, मीन सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या सारा एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इन्वॉल्व हो जाता है, क्या सारा एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ने में इन्वॉल्व हो जाता है? तो याद रखिएगा सारा एंजाइम कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। एंजाइम का एक छोटा सा पार्ट इन्वॉल्व होता है टू परफॉर्म कैटालाइसिस। उस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। अब ये जो छोटा सा पार्ट है, ये पूरा आपको एंजाइम नजर आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइस आगे अटैच हो रहा है, जहां पे अटैच हो रहा है वो वाली जगह जो है वो क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। सो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब भी रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो करेंगे थ्रू एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट है क्या, एक एंजाइम का छोटा सा पोर्शन होता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड से बनता है, और चार्ज बेरिंग क्या होती है जी, साइट होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत ही थोड़े 4, 5, 6 अमीनो एसिड मिलकर क्या बना देते हैं, एक्टिव साइट बना देते हैं। तो इतना ये छोटा सा पार्ट होता है, बाकी सारे जो रिमेनिंग अमीनो एसिड होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो
शेप को एंजाइम की मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं, और एंजाइम के फंक्शन के लिए शेप का मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंजाइम की शेप खराब होगी तो एंजाइम कभी भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है जी रीजन्स ऑफ एक्टिव साइट। तो अभी हमने पढ़ा एक्टिव साइट का काम क्या था, ये सबस्ट्रेट को पकड़ता है और पकड़ के क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो इसकी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 बाइंडिंग साइट। अब बाइंडिंग साइट या बाइंडिंग रीजन कौन सा होता है, नाम ही बता रहा है ये बाइंड करेगा, तो ये रिकॉग्नाइज करता है अपने सबस्ट्रेट को। अगर प्रोटीएजिस है तो वो प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, अगर लाइपेजिस है तो वो लिपिड को जो है वो क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो बनता क्या है, ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स स्टैंड्स फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो दूसरा पार्ट क्या है, कैटालिटिक रीजन। ये क्या करता है, ये कैटालाइसिस करेगा, यानी ये सबस्ट्रेट को जोड़ेगा और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। आइए जी किस तरह ये मैकेनिज्म होता है चेक कीजिए। ये मेरे पास एंजाइम है और यहाँ जहाँ एरो शो हो रहा है ये उसकी क्या है, एक्टिव साइट है, और ये ऊपर क्या है जी, सबस्ट्रेट। अब क्या होगा, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो बन गया उसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और अब इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू प्रोडक्ट, और एंजाइम अपने आप को क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा अनअल्टर, यानी बगैर तब्दील हुए। इसका मतलब एंजाइम कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। जब भी तो आपने इसको कैटालिस्ट कहा था कि ये इस्तेमाल नहीं होता, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा एंजाइम खुद बाय नेचर क्या है, प्रोटीन। कभी कभी तो ऐसा होता है वो प्रोटीन अकेली खुद ही काम कर रही है, बट समटाइम ऐसा भी होता है उसको काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत है। तो एंजाइम को काम करने के लिए जिस नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है उसे कोफैक्टर कहते हैं। तो कोफैक्टर क्या है जी, दीज आर द नॉन प्रोटीन पार्ट्स, और ये क्या करते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड बाय एंजाइम टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। तो एंजाइम को उसका नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी। देखिए जी आपको ये एंजाइम नजर आ रहा है, तो उसके ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वो इसका क्या है जी, कोफैक्टर। अब देखिए जी जैसे ये अटैच होगा तो अब इसने एक स्पेसिफिक शेप बना दी है, अब सबस्ट्रेट आसानी से क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए अगर ये कोफैक्टर अटैच ना होता तो कभी भी इस सबस्ट्रेट के अटैच होने की प्रॉपर जगह ना बनती। तो इस तरह ये उनकी अटैचमेंट में उनकी क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। आइए इस तरफ फंक्शन की तरफ चलते हैं। कोफैक्टर करता क्या है, नंबर 1 एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट। सो ब्रिज स्टैंड्स फॉर लिंकर का काम करना। अभी आपने पीछे पढ़ा था अगर वो ना जुड़ता तो कभी भी सबस्ट्रेट ना जुड़ता, तो लिंकर का काम कर रहा है, उनको जोड़ने का काम कर रहा है। नंबर 2 ऑफन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए ना ये जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो जब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक ये भी वापस नहीं निकलेगा। तो इस तरह ये खुद भी कभी कभी रिएक्शन में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है एंजाइम को, ताकि एंजाइम प्रॉपर्ली उस फंक्शन को क्या कर सके, परफॉर्म। और अगर ये एनर्जी ना देगा या अगर ये खुद नहीं होगा तो कभी भी एंजाइम काम नहीं कर सकता। आइए जी जरा ये देखिए जी, बिल्कुल एंजाइम है, पहले कोफैक्टर आया, तब जाके सबस्ट्रेट के मिलने की क्या बनी, जगह बनी। अब जरा टाइप्स की तरफ चलते हैं कोफैक्टर। अब जो बात शुरू होने वाली है ये आपने गौर से सुननी है, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां से निकलते हैं। अब फर्स्ट है जी एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या होते हैं, अगर तो मेटालिक आयंस इन्वॉल्व हैं तो कोफैक्टर के तौर पे तो उन्हें आप क्या बोलते हो, एक्टिवेटर कहते हो। अब मेटालिक आयन है तो डेफिनेटली बाय नेचर क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। डिटैचेबल इन नेचर, इट मीन दैट दे विल सेपरेट देमसेल्फ। अटैच हुए फंक्शन परफॉर्म किया, जैसे ही फंक्शन हो गया ये अपने आप को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ये फर्मली वहां पे जुड़े नहीं रहेंगे। ओके जी, ये देखिए जी आपको कुछ कोफैक्टर नजर आ रहे हैं, जिंक हो गया और उसके साथ आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटाशियम हो गया, और साथ कुछ एंजाइम्स शो हो रहे हैं जिनकी एक्टिवेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास टाइप्स ऑफ कोफैक्टर में सेकंड जो है प्रोस्टैटिक ग्रुप। और प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्डेड। अब देखिए स्टूडेंट अभी जो पीछे वाला आपने पढ़ा था वो आपने कहा था वो जो था वो अटैच था, वो अटैच होता है तो डिटैच भी हो जाता है, लेकिन यहां जो हम पढ़ रहे हैं हमने कहा कोवलेंटली जुड़ा है। जब कोवलेंटली जुड़ा तो ये बड़ा फर्मली जुड़ा होता है, बड़ा मजबूती से, ये सेपरेट नहीं होता, यानी ये डिटैचेबल नहीं होता। ओके जी, सो फर्मली अटैच होगा और बाय नेचर क्या है, ऑर्गेनिक।
पहले वाला क्या था, बाय नेचर इनऑर्गेनिक, ये बाय नेचर क्या है, ऑर्गेनिक। एग्जाम्पल देखिए जी, जो है वो हमारे पास हेम है और एफएडी। हेम जो आपने पढ़ा है, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में 4 चेन थी, हर चेन के साथ एक एक प्रोस्टैटिक ग्रुप हेम अटैच होता है और इसीलिए क्या करना था, ऑक्सीजन को कैरी करना था। एक हेम जो है वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी 2 ऑक्सीजन के एटम क्या करता है, अटैच करता है। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, को एंजाइम। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर, लूजली अटैच विद एंजाइम, सो डिटैचेबल। तो लूजली अटैच है तो वर्ड ही बता गया, ये क्या होंगे, डिटैचेबल। अब स्टूडेंट देख लीजिए, ये भी ऑर्गेनिक है, पीछे वाला भी ऑर्गेनिक था, पहले वाला इनऑर्गेनिक था। अब जो इनऑर्गेनिक था मेटालिक आयन, वो भी डिटैचेबल थे, और यहाँ पे जो आपके पास कोई एंजाइम है, ये भी बाय नेचर क्या है, डिटैचेबल, यानी एंजाइम के साथ जुड़ेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे ही फंक्शन परफॉर्म होगा ये अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट, कैन बी यूज अगेन अगेन, डेफिनेटली जब इन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया तो जब जरूरत पड़ेगी ये दोबारा क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। आइए जी जरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो विटामिन इनकी एग्जाम्पल्स हैं, NAD जो हमने पढ़ा था वो भी इसकी एग्जाम्पल है, जो कि डाई न्यूक्लियोटाइड है, रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, को एंजाइम, ये देखिए जी, ये एक आपको नजर आ रहा है एंजाइम, और एंजाइम की क्या नजर आ रही है, एक्टिव साइट। अब ये चेक कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है जी, को एंजाइम। अब देखिए जी, ये एंजाइम और को एंजाइम आपस में क्या हो गए, अटैच, यानी को फैक्टर आगे क्या हो गया, अटैच। अब ये आ रहा है सबस्ट्रेट। अब देखिए जी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए। तो अब आपके पास क्या बन गया, ES कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको तोड़ दिया जाएगा और क्या बना दीजिएगा, प्रोडक्ट, और एंजाइम अपने आप को क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। सपोज कीजिए मैं कहता हूं ये मेरे पास एंजाइम है और यहां पे आके को एंजाइम अटैच नहीं हुआ, तो फिर डायरेक्ट क्या अटैच होगा, सबस्ट्रेट। तो चेक कर लीजिए, आपको नजर आ रहा है कि वो सबस्ट्रेट फिर प्रॉपर फिट नहीं होगा। तो इस तरह कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए, लिंकर के लिए इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जुड़ेगा भी और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। फॉर्म ऑफ एंजाइम, याद रखिएगा एंजाइम की हमारे पास 2 फॉर्म है। नंबर 1 अपो एंजाइम। अपो एंजाइम क्या होता है, ये देखिए जी, एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर। अगर एंजाइम का कोफैक्टर आप निकाल दें, अभी मैं बार बार पीछे कह रहा था कि कोफैक्टर आएगा, अटैच होगा, फर्मली अटैच होगा, लूजली अटैच होगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा, सेपरेट हो जाएगा। तो जब वो होगा तो तब प्रॉपर फंक्शन होगा, और जब वो नहीं होगा तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा एंजाइम का। इट मीन दैट ये एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है जी, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर है, तो यानी एंजाइम में से कोफैक्टर क्या कर दिया, माइनस, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, कभी भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, उसी एंजाइम के अंदर उसका कोफैक्टर ऐड कर दूं, चाहे वो एक्टिवेटर है चाहे वो कोई एंजाइम है, देन इट विल बिकम होलो एंजाइम, जो कि फंक्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है। ये जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास एपो एंजाइम है, यानी डिमांड कर रहा है अपना कोफैक्टर। ये देखिए जी, ये आके अटैच होगा इसका कोफैक्टर जो कि को एंजाइम है। जैसे ही अटैच होगा तो अब सबस्ट्रेट के प्रॉपर अटैच होने की क्या बन गई है, जगह बन गई है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, लोकेशन ऑफ एंजाइम, के एंजाइम कहां कहां होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, बेशुमार एंजाइम तो ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व फॉर्म में पड़े हैं। मिसाल के तौर पे आप ग्लाइकोलाइसिस का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ये दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होते हैं और इनके सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं। तो बेशुमार एंजाइम तो कहां पड़े हैं जी, साइटोप्लाज्म में। और कुछ ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के अंदर, स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स के अंदर है। मिसाल के तौर पे आपने लाइसोसोम पढ़ा, तो आपने पढ़ा था उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे। अब देखिए एंजाइम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हैं, तो स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, उसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम जो है वो बेसिकली लिविंग सेल से पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद इनको एक स्पेसिफिक जगह पे पैदा करके या तो वहीं यूज कर लिया जाएगा या कहीं और भेज दिया जाएगा ताकि इनको क्या किया जाए, यूज किया जाए। सपोज कीजिए मैं कहता हूं जी एंजाइम फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं, तो वो कहां होंगे, तो डेफिनेटली वो होंगे क्लोरोप्लास्ट जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है। मैं कहता हूं जी एंजाइम मेरे पास है रेस्पिरेशन वाले, तो वो कहां होंगे, डेफिनेटली वो होंगे जहां रेस्पिरेशन हो रही है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं कहता हूं जी एंजाइम मेरे पास प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले हैं, तो वो कहां होंगे, डेफिनेटली जहां प्रोटीन बन रही है यानी राइबोसोम में इन्वॉल्व होंगे।
आइए जी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1, ऑल एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। तो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में मैंने आपको फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस बताया था, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज। आप बगैर इस्तेमाल हुए ये रिएक्शन को बहुत तेज कर देते हैं, यानी कैटालाइसिस करते हैं। नेक्स्ट जी, अगर हम देखें, द प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। तो एंजाइम का होना कभी भी जो है वो सबस्ट्रेट की नेचर को या प्रोडक्ट की नेचर को खराब नहीं करता। थोड़ी सी भी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन होगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और एंजाइम के ऊपर पीएच का, टेम्परेचर का या सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के कम होने का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए, डीनेचर हो जाएगा। पीएच चेंज कर दीजिए, डीनेचर हो जाएगा। सबस्ट्रेट की तादाद कम कर दीजिए, इनहिबिटर से जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या होते हैं, बड़े जो है वो सेंसिटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। नेक्स्ट जी, दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो एंजाइम अपने फंक्शन के लिहाज से बड़े स्पेसिफिक हैं। अब स्पेसिफिसिटी याद रखिएगा 2 चीजों पे चलती है, विद रिस्पेक्ट टू एक्शन और विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, तो उसका ये मतलब है कि अगर ये मेरे पास प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए कभी भी अमाइलेज नहीं आएगा, रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। हमेशा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोटीएजेज चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, अमाइलेज चाहिए था। तो हर एंजाइम